चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में इकाई 5 स्टार्ट किए थे और उसके कुछ पॉइंट को पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। आज का पॉइंट होगा भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। एक बार आप लोग पेन को नीचे रखिए और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, सेवा इसको पहले आप लोग जान लीजिए। सेवा क्षेत्र का क्या मतलब होता है? सेवा क्षेत्र का तात्पर्य मैंने बताया था पिछले क्लास में कि सहयोग लेना या सहयोग देने से है, अर्थात जिस क्षेत्र से हमें सहायता मिलती है किसी काम करने में, उसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र। अब इंटरनेट क्या हो गया? सेवा क्षेत्र, क्योंकि उससे हमको सहायता मिलती है। अब कहीं पुला बना रहे हैं तो इंजीनियर क्या हो गया, या इंजीनियरिंग क्षेत्र क्या हो गया? सेवा क्षेत्र हो गया, क्योंकि वो मिस्त्री को बताते हैं कि ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, अर्थात मिस्त्री के कामों में वो सहायता कर रहा है। तो आपने सेवा क्षेत्र से समझ गए। अब पॉइंट है यहाँ पर पढ़ना है आपको कि भारत विश्व को सेवा प्रदाता, प्रदाता मतलब देना होता है। अगर वैसे आप देखिएगा तो भारत विश्व को लगेगा कि नहीं सेवा के क्षेत्र में क्या देता होगा, भारत तो अपने गरीब है, आपको लगता होगा। लेकिन मैं एक चीज से आज अवगत कराता हूं आप लोग, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। इतना ही नहीं, भारत के लोगों के अंदर जो बुद्धि विवेक है, काम करने की जो क्षमता है, उसको पूरी दुनिया सलाम कर रही है। और अगर आप थोड़ा गहन अध्ययन में जाएंगे तो और देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं विकसित देशों की बात करना चाहता हूं। दुनिया के जो भी विकसित देश है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, जो भी हो, उसका जो सेवा क्षेत्र है, अर्थात इंजीनियरिंग क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, अस्पताल वाला क्षेत्र है, जो भी सेवा के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आज भी भारतीय पदाधिकारियों का, भारतीय लोगों का जकीरा लगा हुआ है। जकीरा मतलब होता है काफी अधिक लोग लगे हुए हैं। और अमेरिका तक भी मान चुके हैं कि अमेरिका की जो सेवा क्षेत्र जो उन्नत है वह भारतीयों के बल पर है, और भारतीयों का एक परिणाम है जो सेवा क्षेत्र अमेरिका का भी इतना उन्नत बन पाया है। तो इन वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने विश्व को सेवा के रूप में क्या प्रदान किया है या क्या कर रहा है। तो चलिए अब इसको आप लोग नोट कीजिए। भले ही भारत सेवा क्षेत्र के विकास में अव्वल स्थान पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन दुनिया के सेवा क्षेत्र को उत्तम बनाने में भारतीयों का अहम भूमिका है। आज भी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे विकसित देशों के सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान
आदि क्षेत्र में भारतीयों का जकीरा लगा हुआ है। ये देश भी स्वीकार कर चुके हैं कि यहां के सेवा क्षेत्र में भारतीयों का योगदान अत्यधिक है। पैराग्राफ चेंज। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि भारत विश्व के प्रमुख सेवा प्रदाता है। तो इस तरह से आपने भारत विश्व को किस तरह से सेवा प्रदान कर रहे हैं या सेवा प्रदान करने में भारत का क्या योगदान है उसको आपने समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। चलिए, तो आपका यह चुप्पी यह संकेत कर रहा है कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका बाह्य स्रोती। इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, इंग्लिश बहुत सुंदर है इसका। आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग ये बहुत बढ़िया इंग्लिश भी है इसका, इसलिए सुन लीजिए। आउटसोर्सिंग क्या है? हम लोग बोलचाल में भी बोलते होंगे ओटी कमाई। जानते हैं ओटी कमाई क्या होता है? जो हम नियमित काम करते हैं उसके अतिरिक्त जब कोई काम करते तो उसको कहते हैं ओटी कमाई। जो हम नियमित पैसा कमाते हैं उसके अलावा जब कहीं और पैसा कमाते हैं तो उसको कहते हैं ओटी आमदनी। शायद समझ में आ गया। बस उसी का ये बड़का भाई है। ओटी कमाई छोटका भाई बड़का भाई। अब इसका सुन लीजिए। जब कोई कंपनियां जहां से सेवा लेते हैं, सेवा मतलब बिजली हो गया या अपना कच्चे माल हो गया, जहां से सेवा लेती है या देती है, अर्थात जो उत्पादन होता है तो उसको कहीं देंगे ना। तो मैं कहा कि जब कोई कंपनियां जहां से सेवा नियमित रूप से लेती है और देती है, उसके अलावा जब दूसरे क्षेत्र से जब सेवा लेते हैं या देते हैं तो उसी काम को क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग कहा जाता है। उसी काम को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। और वर्तमान समय में ये आउटसोर्सिंग का काम थोड़ा ज्यादा होने लगा है, क्योंकि इससे क्या होता है, तो जो कंपनियां हैं उसके पूर्ति में कभी किसी तरह की बाधा नहीं आती है, क्योंकि जहां से वो सेवा ले रहे हैं हो सकता है कि उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो फॉल्ट आने के बाद उसे पूरी तरफ से उसका काम बंद हो जाती है। लेकिन जब दूसरे जगह से वो बीच में कभी कभार सेवा लेते रहते हैं तो ऑप्शन बना रहता है, जब वहां किसी तरह से फॉल्ट आया तो दूसरे जगह से सेवा लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए सभी दिन काम हो, कभी काम में रुकावट नहीं आवे, कभी सेवा में किसी तरह की कमी नहीं हो, इसके लिए आउटसोर्सिंग होना आवश्यक है। तो आपने आउटसोर्सिंग को समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जब कोई कंपनियां जहां से नियमित सेवा लेती है
या देती है, उसके अलावे दूसरे संस्था, समूह, स्थान से सेवा लेना या देना बाह्य स्रोती कहलाती है। वर्तमान समय में इसका उपयोग अधिक होने लगा है। तो इस तरह से आपने बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग को आप समझ गए और लिख भी लिए हैं। अगर इसमें अब थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं जी। बाह्य का अर्थ क्या होता है सर? बाहरी हुआ, स्रोती का स्रोत, स्रोती का स्रोत हुआ, साधन, माध्यम, उसी को स्रोती कहते हैं। बाह्य स्रोती हुआ बाहरी, साधन, जी। तो अब शायद आपको कोई दिक्कत शायद नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है कॉल सेंटर। बहुत बढ़िया पॉइंट है। एक बार पेन नीचे रखिए। वर्तमान समय में ये सब आपको सुनने के लिए खूब मिलता होगा, और आज ये क्या होता है, क्या है, उसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। मैं बता दूं, कॉल सेंटर वह स्थान होता है, वह संस्था होता है, वह व्यवस्था होता है जहां से इंटरनेट, टेलीफोन इत्यादि माध्यम से उपभोक्ता से संपर्क स्थापित किया जाता है, उसको कहते हैं कॉल सेंटर। आप कस्टमर केयर का नाम सुने होंगे। ये कस्टमर केयर जो है, आपके मोबाइल में जो कोई दिक्कत होती है या कुछ भी होता है तो आप फोन करते हैं, और जहां से वो रिसीव करता है ना, जहां से आपको कुछ बताता है ना, जिस जगह से, उसी जगह को ही कॉल सेंटर कहा जाता है। और मैं बता दूं आप लोग को, आज हर एक कंपनियां अपने उपभोक्ता से बात करने के लिए, उपभोक्ता की शिकायत को सुनने के लिए, अपने विज्ञापन को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक कॉल सेंटर बनाए हुए हैं, और वहां पर विशेष पदाधिकारी 24 आवर्स कार्य करते हैं, और वह सीधे उपभोक्ता से संपर्क में रहते हैं, इंटरनेट, टेलीफोन इत्यादि के माध्यम से। और वह कंपनी के जो नए नए अपडेट होते हैं उसकी भी सूचना उपभोक्ता को देते हैं, साथ ही साथ उपभोक्ता की शिकायत को भी, समस्या को भी वो सुनकर उसका निदान करते हैं, और फिर वह कंपनी का विकास तेजी से होता है। यह आज के डेट में काफी ट्रिक है कंपनी को आगे बढ़ाने के। इसके साथ ही और भी कई कंपनियां हैं जो इसको पेशा बना लेते हैं, अर्थात इसी कॉल सेंटर के माध्यम से ही अपने वस्तु को खरीद बिक्री भी करते हैं। अर्थात दोनों दृष्टि से कॉल सेंटर काफी महत्वपूर्ण है। आप अगर पटना जाइएगा तो पटना में तो कम से कम, दिल्ली जाइएगा तो बहुत जगह लिखल आपको बड़े बड़े बिल्डिंग पर मिलेगा कॉल सेंटर। और शायद आज समझ गए होंगे कि कॉल सेंटर आखिर है क्या। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा स्थान जहां से टेलीफोन,
इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी से उपभोक्ता से संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे कॉल सेंटर कहा जाता है। विकसित देश इस पर काफी अधिक ध्यान दे रही है। इस तरह से आपने कॉल सेंटर को समझ गए और लिख भी लिए। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। जी, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। सर टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता मतलब मतलब क्या? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, और तकनीक का मतलब होता है किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है उसी को कहते हैं तकनीक। जी, उपभोक्ता होता है जो किसी वस्तु का उपयोग करता है, वह उसको उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे सुने होंगे बिजली का उपभोक्ता, तो बिजली का उपयोग कर रहे हैं आप, अर्थात किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहा जाता है। जी, सर इस पे भारत क्यों नहीं ध्यान देता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस पर भारत क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। मेरा जहां तक सोच है कि भारत में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, इंटरनेट इत्यादि, इसकी अपार कमी है या फिर यह कमजोर स्थिति में है। तो कॉल सेंटर तब तक संभव नहीं होगा, तब तक यह सफल नहीं साबित। चलिए, तो समय समाप्त हो रहा है, तो आज का क्लास यहीं तक।